प्रोसेस इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, यानी कि जो जड़ें होती हैं वो पानी को और मिनरल्स को अपने अंदर किस तरह एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये चीज़ें हमने आज पढ़नी है। अब ये जो अपटेक है ये दो तरह की होती है, यानी कि दो तरीके से रूट्स अपने अंदर चीज़ों को लेके जाते हैं। एक होती है पैसिव अपटेक और एक होती है एक्टिव अपटेक। पैसिव अपटेक यानी जिसमें एनर्जी इस्तेमाल ना हो, और एक्टिव अपटेक जिसमें एनर्जी इस्तेमाल हो। पैसिव अपटेक में डिफ्यूजन एग्जाम्पल है, यानी कि डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जाना, यानी कि ऊपर से कोई भी चीज़ अगर नीचे की तरफ आती है तो ये क्या होती है, पैसिव अपटेक, यानी कि इसमें ना एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही होती। हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाने में एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन अगर लो से हाई की तरफ जाया जाए तो एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो ये होती है एक्टिव अपटेक। तो प्लांट इन दोनों तरीक़ों का इस्तेमाल करके अपने अंदर पानी को और मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें आज हमने एक पाथवे पढ़ना है कि किस किस रास्ते से होके ये चीज़ें जाती हैं, और इसके अलावा हमने मैकेनिज़म्स पढ़ने हैं। तो पाथवे में सबसे पहले ये जो प्लांट है या ये जो एक ट्री होता है, इसमें जो रूट्स होती हैं, सिर्फ ये जो रूट्स हैं ये ज़मीन से एब्जॉर्ब करती हैं चीज़ों को। तो हमने इस एक रूट को काटा और एक रूट को काट के मैंने इस तरह ये बना दिया, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये एक जड़ है, ठीक है। अब जड़ में क्या होता है, रूट हेयर्स मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे भी रूट हेयर्स बना दिए। अब इस रूट को अगर मैं मैग्नीफाई करूं, बड़ा करूं, तो इसमें मुख्तलिफ पार्टीशंस होती हैं। तो इसी रूट को मैंने एज इट इज़ बड़ा किया तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। यानी ये असल में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये सिर्फ एक रूट है, एक जड़ है, और जड़ का ये वाला हिस्सा है। इसके अलावा प्लांट में जितनी भी जड़ें होंगी, या ये वाली या ये वाली या ये वाली, ये सारी की सारी जो जड़ें हैं उन सब में ये वाला मौजूद होगा। तो ये मैंने सिर्फ एक जड़ का हिस्सा बनाया। अब जो मिनरल है या जो वाटर है उसने सबसे पहले आना है रूट हेयर के पास। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे मिट्टी मौजूद है, मिट्टी में वाटर मौजूद है, वाटर के अलावा मिनरल्स भी मौजूद है, तो इन मिनरल्स को, इन वाटर को जो चीज़ सबसे पहले एब्जॉर्ब करती है वो होते हैं रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स दरअसल इस तरह धागे तो नुमानी होते, ये इस तरह होते हैं, यानी कि इस तरह, और इनके अंदर भी लिक्विड मौजूद होता है। तो यहाँ पे सपोज ये क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, तो अगर तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो लो कंसंट्रेशन से ज़्यादा की तरफ जाने के लिए एनर्जी इस्तेमाल होगी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मिनरल क्या चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। अगर तो बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कंसंट्रेशन कम है तो क्या इस्तेमाल होगा, फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी और हायर से लो की तरफ चले जाएंगे, यानी कि डिफ्यूजन के ज़रिए। तो जो रूट हेयर्स हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पानी को और मिनरल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो पहला रास्ता समझ आ गया, रूट हेयर्स, यानी कि रास्ते में जो सबसे पहली चीज़ आई है वो रूट हेयर है। अब जो रूट हेयर है, सपोज इसने पानी को एब्जॉर्ब किया है, तो जो पानी है वो रूट हेयर से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, एपिडर्मिस के पास। तो रूट हेयर की बिल्कुल फ़ौरन बाद एक सेल्स की लेयर मौजूद होती है, एक पट्टी मौजूद होती है, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस नाम से जाहिर है सबसे बाहर वाली लेयर। एपिडर्मिस के बाद एक सेल्स का वाइड एरिया आता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया आता है, उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। तो मिनरल या वाटर पहले एपिडर्मिस में आएगा, एपिडर्मिस से फिर आएगा कहाँ पे, कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टेक्स से फिर आएगा एंडोडर्मिस के अंदर। अब ये जो एंडोडर्मिस है इसका एपिडर्मिस से एक डिफरेंस है, ये जो एपिडर्मिस है ये सिर्फ सेल से मिलकर बनी हुई है, लेकिन ये जो एंडोडर्मिस है एक तो ये सेल से मिलकर बनी हुई है, इसके अलावा दो सेल्स के दरमियान आपको एक पट्टी भी नज़र आ रही है, इस पट्टी को हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप मौजूद होती हैं। तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है जब हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। अभी सिर्फ रास्ता देखें। अब एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में पानी किस तरह आता है या कॉर्टेक्स से आगे एंडोडर्मिस में किस तरह आता है, वो तो मैकेनिज़्म में आ जाएगा ना, तो मैकेनिज़्म हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एंडोडर्मिस से अगर पानी ने क्रॉस कर लिया है या न्यूट्रिएंट आगे चले गए हैं तो फिर वो कहाँ पे चले जाएंगे, फिर वो चले जाएंगे या तो जाइलम के अंदर चले जाएंगे या फ्लोएम के अंदर चले जाएंगे। जाइलम वो वाले टिश्यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं, जो पानी को कंडक्ट करते हैं, पानी को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, और फ्लोएम वो होते हैं जो क्या करते हैं,
फूड को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, यानी मिनरल्स को लेके जाते हैं। तो देखो ज़रा फ्लोइंग, ये जो पीएच है ये एफ की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और जो फूड है वो भी एफ की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो फ्लोइम और फूड, इस तरह आप याद रख लें कि जो फ्लोइम होता है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और जो बाकी जाइलम है वो क्या करता है, वो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये रास्ता है न्यूट्रिएंट्स के और वाटर का रूट हेयर से कहाँ तक, जाइलम या फ्लोइम तक। जो जाइलम होगा वो पानी होगा, सॉरी जो पानी होगा वो जाइलम के जरिए अंदर चला जाएगा ऊपर, और जो फ्लोइम के अंदर फूड ऊपर चली जाएगी। अब एक सवाल है कि ये ऊपर किस तरह जाती हैं, यानी कि अगर यहाँ पे फूड है तो वो ऊपर किस तरह जाएगी। एक मैकेनिज़्म है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक पुल होता है, एक फोर्स होती है जो कि क्या करती है, जो इन पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करती है या पुल करती है। तो वो हम आगे वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी ये जो 5 चीज़ें हैं इनके बारे में समझ आ गया कि यानी कि जो रास्ता है वो समझ आ गया। अब वो मैकेनिज़म्स, वो तरीके जिसके ज़रिए पानी या फूड क्या करता है, अंदर तक जाता है। तो सबसे पहला रास्ता है एपोप्लास्ट पाथवे, यानी कि एपोप्लास्ट मैकेनिज़्म में अब एक ये सेल है, इसके अलावा ये सेल है, ये और ये, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं, यानी कि ये वाले सेल्स मौजूद हैं, ये वाले सेल्स मौजूद हैं। अगर तो पानी या न्यूट्रिएंट इन दोनों सेल्स के दरमियान से होता हुआ गुजरे, यानी कि सेल के अंदर ना जाए बल्कि 2 एडजेसेंट सेल वाल्स के दरमियान से पानी या न्यूट्रिएंट जाए, तो इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, यानी कि ऐसा रास्ता जिसमें 2 सेल्स के दरमियान से होके न्यूट्रिएंट या वाटर जाए, इसको हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। और नेक्स्ट सिंपलेस्ट पाथवे क्या होता है, अगर तो 2 सेल्स के दरमियान से नहीं बल्कि जो 2 सेल्स होते हैं उनके दरमियान इस तरह की एक रास्ता मौजूद होता है, इस रास्ते को हम कहते हैं प्लाज्मोडेज़्माटा। तो एक ये प्लाज्मोडेज़्माटा है, इसी तरह ये प्लाज्मोडेज़्माटा है। तो अगर तो जो पानी है या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल टू सेल ट्रैवल करें तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिंपलेस्ट पाथवे। 2 सेल मेम्ब्रेन या 2 सेल वाल के दरमियान से अगर कोई चीज़ गुजर के जाए तो ये एपोप्लास्ट पाथवे है, और अगर 2 सेल के अंदर से गुजर के जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे कहाँ तक इस्तेमाल हो सकता है, तो ये जो पानी है ना यहाँ से एपिडर्मिस से हो जाएगा, एपिडर्मिस से आगे फिर चला जाएगा कोर्टेक्स में, तो कोर्टेक्स से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, जब आएगा ना एंडोडर्मिस के पास, तो एंडोडर्मिस में 2 सेल्स के दरमियान क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद हैं, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या करेंगी, ये पानी को या न्यूट्रिएंट को आगे नहीं जाने देंगी। तो जो एपोप्लास्ट पाथवे है वो सिर्फ एपिडर्मिस और कोर्टेक्स तक एप्लीकेबल है, जो एंडोडर्मिस है वहाँ तक एप्लीकेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं। तो यहाँ से आगे जो पानी है या जो न्यूट्रिएंट है वो क्या करेंगे, वो ये वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे, यानी सेल टू सेल वाला रास्ता क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लाज्मोडेज़्माटा को इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपलेस्ट पाथवे समझ आ गया, यानी कोर्टेक्स से आगे कहाँ पे, एंडोडर्मिस। अब एक रास्ता है उसे कहते हैं वैक्यूलर पाथवे। जो प्लांट होते हैं, प्लांट का जो सेल होता है उसमें मौजूद होते हैं वैक्यूल्स, होते हैं ना वैक्यूल। तो अगर तो पानी एक वैक्यूल से दूसरे वैक्यूल में जाए, यानी वैक्यूल टू वैक्यूल मूव करे, तो इस रास्ते को हम कहेंगे वैक्यूलर पाथवे। अब एक वैक्यूल से दूसरे वैक्यूल में जाने के लिए भी जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लाज्मोडेज़्माटा को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्लाज्मोडेज़्माटा सिंपलेस्ट पाथवे में भी इस्तेमाल हो रहे हैं और वैक्यूलर पाथ में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन सिंपलेस्ट पाथवे में जो पानी होता है वो साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म जाता है, और जो वैक्यूलर पाथवे होता है उसमें जो पानी होता है वो वैक्यूल टू वैक्यूल जाता है। इतना समझ आ गया।